हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे सर्वनाम। सर्वनाम के क्या भेद होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से हम परिचित हुए थे। अब हम पढ़ेंगे विशेषण। पहले तो हम जानेंगे कि विशेषण कहते किसे हैं, विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द की जो विशेषता बतलाता है, ठीक है, जब विशेषण शब्द की जो विशेषता बतलाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के विषय में जो उसकी विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि विशेषण और विशेष के कुछ शब्द क्या हैं। अब देखिए, विशेषण यानी विशेषता, लाल, दो, मोटा, है ना। तो जैसे आप मान लीजिए लाल गुलाब, हम विशेषता किसकी बता रहे हैं, गुलाब की बता रहे हैं। तो यानी हम गुलाब के विषय में बात कर रहे हैं, तो वो गुलाब क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और विशेषण क्या हो गया, लाल हो गया। दो बच्चे, हम बात किसकी कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। कितने बच्चों की कह रहे हैं, यानी बच्चों की तो बात कर रहे हैं, परंतु क्या कर रहे हैं, हम दो बच्चों की बात कर रहे हैं। यानी दो क्या हो गया, हमारा विशेषता हो गया, और बारे में हम बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि हम जिसके विषय में बात करते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, और उसकी जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। मोटा आदमी, नीला आसमान, है ना। तो एक तो संज्ञा या सर्वनाम को की जो विशेषता बताया उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता हम बताते हैं वो विशेष्य होता है, और विशेषण जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण यानी विशेषता की जो विशेषता बताए, है ना। देखिए, इसमें दिया है कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अंशु बड़ी होशियार है। देखिए, अगर ये होता कि अंशु होशियार है तो सिर्फ अंशु की विशेषता हम बताते, कहते कि अंशु होशियार है, लेकिन हमने विशेषता की भी विशेषता बताई। अंशु होशियार तो है, परंतु क्या है, बड़ी होशियार, यानी बहुत होशियार है। तो हमने विशेषता की भी विशेषता इस शब्द वाक्य में बताया गया, उसे हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण। पिताजी स्वस्थ हैं। अब पिताजी स्वस्थ हैं यानी पिताजी के स्वास्थ्य को हमने कहा कि वो स्वस्थ हैं, पिताजी की ये विशेषता बताई कि हाँ पिताजी कोई बीमार नहीं, पिताजी स्वस्थ हैं। लेकिन हम इसमें अब एक जुड़ गया शब्द हमारा, पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, यानी विशेषता का भी विशेषण बताया गया। तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। लोमड़ी चतुर है, तो हमने लोमड़ी चतुर है यानी लोमड़ी की विशेषता बता दी, लेकिन लोमड़ी बहुत चतुर है, तो विशेषता का भी विशेषता हमने बता दिया, तो वो क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। इन वाक्यों में आए, बड़ी, बिल्कुल और बहुत शब्द क्रमशः होशियार, स्वस्थ तथा चतुर विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहा है। अतः बिल्कुल, बहुत तथा बहुत क्या है, प्रविशेषण है। अब मान लीजिए हम कहें कि यह जो कपड़ा है, या फिर यह पुस्तक है, या फिर ये कहानी है, बहुत रोचक है ना। तो कहानी तो हमने बता दी, इस कहानी के विषय में बात करें, रोचक है यानी आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि यह कहानी बहुत ही रोचक है, ठीक है, तो एक तो हमने उसकी विशेषता बताई, परंतु उस विशेषता की भी विशेषता बताई, तो उसे हम कहेंगे प्रविशेषण। अब देखिए, विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण जो होता है, किसी के रंग, रूप, आकार आदि की बात करें, यानी उसके गुणों की बात करें, उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है गुणवाचक विशेषण की क्या बात होती है, क्या मतलब होता है कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम कहें कि सेब मीठा है, तो हमने
सेब का क्या बताया, गुण बताया, स्वाद में बताया, स्वाद में कि सेब मीठा है, ठीक है। सेब खट्टा है, सेब में कोई स्वाद नहीं है, तो हम उसके गुणों की बात कर रहे हैं, उसके दोषों की बात कर रहे हैं, सेब के विषय में बात कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि सेब खट्टा है तो ये उसका दोष है, ठीक है, क्योंकि खट्टे सेब क्यों खाएंगे भाई, हम तो फल चाहेंगे ना, फल मीठे और स्वादिष्ट हों। फिर कहें कि सेब मीठा है, हम उसके गुणों की बात कर रहे हैं। यह सेब देखने में कुछ अच्छा नहीं है, तो उसके रंग रूप की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषता में यही होता है कि जब हम किसी के रंग रूप गुण दोष, है ना, स्वाद की जब बात करते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, काला घोड़ा तेज़ दौड़ता है, काला घोड़ा तेज़ दौड़ता है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके तेज़ दौड़ने की तारीफ कर रहे हैं। काला घोड़ा जो है वो क्या कर रहा है कि तेज़ दौड़ता है, सारे घोड़े हैं परंतु ये जो काला घोड़ा है यह तेज़ दौड़ रहा है, यानी हम उसके दौड़ने के, उसके गुणों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे गुण और दोष। अब गुण दोष हमने अभी आपको, सेब मीठा है ये तो उसके गुण हो गए, सेब खट्टा है तो ये क्या हो गया, ये उसके दोष हो गए, अवगुण हो गए, ठीक है। तो देखिए, गुण दोष, भला बुरा, सच्चा झूठा, दुष्ट उदार, आलसी, पवित्र, शांत, ये क्या है, ये गुण और दोषों की बात करता है। जब हम वाक्य बनाते हैं तो यह किसी के गुण और किसी के दोष को दर्शाता है। हम कहें कि सीता बहुत ही सुंदर है ना, सीता बहुत अच्छा नृत्य करती है, तो हम उसके गुण की, उसके रंग रूप की बात कर रहे हैं, यानी ये गुण है उसका, ठीक है, उसका रंग रूप सुंदर है, वो बहुत ही अच्छा गाती है, वह बहुत ही अच्छा नृत्य करती है। और वहीं पे हम कहें कि सीता बिल्कुल देखने में सुंदर नहीं है, वो काले रंग की है, उसको गाना गाने नहीं आता, है ना, वो अच्छा नृत्य नहीं करती, तो क्या हो गए, ये उसके दोष हो गए। तो गुणवाचक विशेषता में गुण और दोष की भी बात करते हैं, रंग की बात करते हैं, जैसे यह सफ़ेद रंग है, यह कपड़ा सफ़ेद रंग का है, यह कपड़ा हरे रंग का है, यह फूल लाल है ना, यह काला रंग है। तो जब रंगों की बात आती है तो वो भी क्या होता है, ये गुणवाचक विशेषता में होता है। हम कहते हैं कि यह वस्त्र कितना चमकीला है, यह रंगोली कितनी अच्छा, इसमें हरे रंग का कितना बढ़िया मेल है ना, तो हम उसके गुणों की बात करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं दशा और अवस्था, दशा और अवस्था, ठीक है। दशा यानी उसका समय, उसकी अवस्था, उसका समय कैसा चल रहा है। जैसे हम कहें कि यह व्यक्ति है, जैसे सुदामा ही ले लीजिए, सुदामा की दीन दशा बहुत ही खराब है, इनकी अवस्था अच्छी नहीं है, यह बहुत ही निर्धन है, यह बहुत ही दुर्बल, गरीब है, दरिद्र है ना, रोगी है। यह दशा और अवस्था को बताता है, यानी किसी व्यक्ति के दुर्बलता को, किसी की अस्वस्थता को दर्शाता है। ये क्या है, उसके गुणवाचक तो हैं पर तो क्या है, दोषों की बात करता है यहाँ पे। दिशा, दिशा यानी उत्तर पूर्व, है ना, इसकी बात करता है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण आदि दिशा की जो बात करें वहाँ पे दिशा भी क्या है, गुणों में ही आता है। आकार, यह सेब बड़ा आकार का है, यह फूल बहुत ही बड़ा है ना, इस कमरे का आकार चौकोर है। तो जब आकार की बात करेंगे, बड़ा, गोल, लंबा, छोटा, त्रिकोण, नुकीला, है ना, चपटा आदि इस तरह की जब बात करेंगे तो आकार की बात करता है। स्वाद, खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, बदबूदार, गंधहीन, है ना, जब अपने वाक्य में इस तरह की बात होती है तो वो स्वाद से उसके गुण और दोषों का आकलन होता है, तो वहाँ पर भी गुणवाचक सर्वनाम विशेषण होता है। जब स्थान की बात करें, भारतीय, जापानी, है ना, जैसे हम कहें कि यह भारतीय है ना, हमारे भारत में ऐसी सभ्यता है, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है, जब इस तरह की बात करें तो वो भी क्या है, वो गुणों को बताता है ना। अब कहीं की भी सभ्यता की बात कर सकते हैं, भारत की, जापान, चीनी, रूस, शहरी, ग्रामीण, बाजारू, पाकिस्तानी, पंजाबी, बंगाली आदि, है ना। जैसे हम कहें कि बंगाल में ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वहाँ की ये चीज़ मशहूर है। जब उस तरह की बात हम करें, जब गुण या दोषों की बात हम जब करें तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। स्वार्थ और भाव, स्पर्श और भाव, है ना,
स्पर्श और भाव, जैसे कोमल, कठोर, पूजनीय, सुखी, सत्यनिष्ठ, मान्य, स्मरणीय। हम कहें कि यह बहुत ही कोमल है, ये जो फूल की कलियां हैं बहुत ही कोमल है, यह कुछ वस्त्र ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए ना, इन सब चीज़ों को हम कहें कि यह छूने में कितने कोमल है, कितने मुलायम है, यह कितना सख्त है, इनकी यह बहुत ही पूजनीय है यानी सम्माननीय है ना, यह सुखी है, यह सत्यनिष्ठ है। इस तरह की जब बात हम किसी के लिए करें, भाव को अपने वो करें, तो वहाँ पे सब क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। यानी कहने का हमारा मतलब कुल ये है कि गुणवाचक विशेषण वो होता है जिसमें हम किसी के गुणों की बात करें, किसी के रंग रूप की बात करें, आकार की बात करें, दिशा की बात करें, किसी की अवस्था यानी स्थिति की बात करें, किसी के स्वास्थ्य को लेकर के बात करें, उसके विषय में जब ये सारी चीज़ें बताएं तो उसको हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। आइए जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। संख्या का मतलब आप जानते ही हैं, जहाँ पर संख्या की बात हो, जहाँ पर संख्या की बात हो वहाँ पर क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे जो विशेषण शब्द किसी संख्या या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम का बोध कराता हो, उन्हें हम संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इस संख्यावाचक सर्वनाम भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब जैसे संख्यावाचक की बात हम करें तो हम कहेंगे कि कक्षा में 4 पंखे लगे हैं। हमने पंखे की बात की, एक कमरे में पंखे लगे हैं तो कितने लगे हैं, 4, यानी गिनती की बात हो रही है वहाँ पे संख्या हो रहा है कि हाँ ये 4 पंखे लगे हैं, क्लासरूम में, कक्षा में कुल 15 सीट है ना। तो जब जिस चीज़ को हम ठीक है, तो संख्यावाचक क्या हो गया, संख्या की बात करने लगा यहाँ पे। ठीक, तो जहाँ पर भी गिनती हो सके उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो भागों में बटा हुआ है, एक तो निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 5 गाय, 10 सेब, 1 दर्जन केले, यानी उसमें कोई शंका ना हो। अगर हमने कहा कि कक्षा में 4 पंखे लगे हैं तो मतलब वो निश्चित तौर पे 4 पंखे लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, निश्चित हो गया। और जहाँ पर निश्चित ना हो, कुछ संशय हो, है ना, जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक की बात करते हैं। अगर हमने कहा कि कक्षा में 4 पंखे लगे हैं जो निश्चित तौर पर लगे हुए हैं, यानी वो निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, लेकिन हम कहें कि कक्षा में कुछ पंखे लगे हुए हैं, पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मैदान में कुछ गायें चर रही हैं, है ना, हमने कुछ की बात की, संख्या जब नहीं की है तो यहाँ पर क्या संख्या की तो हो रही कि हाँ कुछ है तो 2-4 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे ही होंगे, है ना, लेकिन निश्चित संख्या की बात नहीं की, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। आइए तीसरा देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाप की बात करें, के विषय में जानकारी देते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आलू, है ना, जहाँ पे माप तौल की बात हो, चाहे वो किलो में हो, लीटर में हो, है ना, चाहे बहुत गर्मी है, थोड़ी सी गर्मी है, यानी माप तौल, एक नाप जो की जहाँ पे बात हो वहाँ पे परिमाणवाचक होता है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, परिणाम और परिमाणवाचक में अंतर होता है। तो परिमाण यानी परिमाप की बात कर रहा है, जहाँ पर हम संख्या किलो में, लीटर में चीज़ों को जहाँ पे माप सकें, है ना, उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आलू, 4 लीटर दूध, थोड़ा सा चीनी, या फिर हम कहें बहुत गर्मी है ना, तो एक परिमाप बताया जाए जिसमें, वहाँ पे उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, 2 किलो आलू, 4 किलो आलू, ये क्या है, ये आलू और चीनी का, आटे का, जो भी हम किलो में ले रहे हैं, निश्चित एक नाप तौल में ले रहे हैं। अगर 2 किलो आलू लिया तो वो निश्चित तौर पे 2 किलो आलू है।
4 किलो आटा लिया तो निश्चित तौर पे है। 10 मीटर कपड़ा लिया, 10 लीटर दूध लाया है ना, 2 लीटर तेल लाए, तो क्या ये निश्चित परिमाप है? तो इसको हम क्या कहेंगे? निश्चित परिमाणवाचक संख्या, विशेषण। अब देखिए अनिश्चित, अनिश्चित में क्या हो जाएगा? हम कहेंगे थोड़ा सा दूध लेकर आओ, या फिर कुछ आलू दे दो, है ना, कुछ मतलब आटा हमें दे दीजिए, तो कुछ थोड़ा सा नाप के दे दीजिए ना। जब जहाँ पे निश्चित परिमाप का बोध ना हो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध लेकर आओ, कुछ पैसे मुझे भी दे दो, है ना, कुछ की बात कर रहा है, थोड़े की बात कर रहा है, एक निश्चित परिमाप की बात नहीं कर रहा है, वहाँ पे क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। आइए अब जानते हैं कि सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का है तो लड़का क्या है? संज्ञा है, परंतु उसके आगे यह लग गया, है ना, यह लड़का पढ़ रहा है। और जैसे आपने जाना है कि जो सर्वनाम संज्ञाओं से पहले आकर के उनकी ओर संकेत करे उन्हें हम संज्ञावाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का पढ़ रहा है, वे हिरण भाग रहे हैं, वे बच्चे खेल रहे हैं, है ना, यह कपड़ा लाल रंग का है। तो इस तरह की जब बात हो वहाँ पे सर्वनामिक या संकेतवाचक, जहाँ पे हम एक इशारा करके या संकेत दे करके कोई बात करते हैं वहाँ पे क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे हम कहें कि किसी ने बुलाया, है ना भाई, ये क्या एक संकेत है, एक दिशा निर्देश दिया हमने कि किसी ने बुलाया। वह बालक पढ़ता था, किसी बालक ने बुलाया, है ना, एक संकेत दिया हमने, तो उसको हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। विशेषण शब्दों की रचना, विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से होता है। संज्ञा से कैसे होता है? भारत से भारतीय, उत्तर से उत्तरीय, है ना, ये क्या है? संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या अव्यय से विशेषणों का, भाई अगर मान लीजिए हमारे पास संज्ञा के शब्द नहीं है, सर्वनाम नहीं है, क्रिया नहीं है, अव्यय नहीं है, तो हम विशेषता किसकी बताएंगे? तो वही ये कह रहा है कि विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से होता है। जैसे मान लीजिए भारत एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, अब उसको हमको विशेषता बनानी है तो क्या करेंगे? भारत का भारतीय कर देंगे, उत्तर से उत्तरीय कर देंगे, देश से देसी कर देंगे, ग्राम से ग्रामीण हो जाएगा, है ना, शहर से शहरी। मान लीजिए कि हम कोई भारत का व्यक्ति है और हम कहें या फिर संस्कृति की बात कर ले तो हम क्या कहेंगे? भारतीय संस्कृति, यह भारतीय है ना, भारत की बात करेंगे तो भारत संज्ञा हो गया। लेकिन जब विशेषण उसमें कर देंगे तो भारत का भारतीय, उत्तर का उत्तरीय, देश का देसी हो जाएगा। फिर सर्वनाम से क्या होता है? यह से ऐसा, जो जैसा वह वैसा, ठीक है, यानी यह अगर संज्ञा शब्द है तो उसकी अगर विशेषता जो कर दे तो ऐसा हो जाएगा, जो का जैसा वो का वैसा हो जाएगा। क्रिया से क्या है? भागना, अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें तो कहेंगे कि यह भाग जाता है तो हमारा साधारण हो गया। लेकिन कहेंगे यह इंसान क्या है? भगोड़ा, यानी उस इंसान की क्या खासियत है कि वो भगोड़ा है। हमने भागना से भगोड़ा क्रिया के आधार पर विशेषण बनाया। यह बच्चा पढ़ाकू, पढ़ना तो एक क्रिया है लेकिन हमने उसको पढ़ाकू कर दिया तो क्या किया? उस पढ़ने की विशेषता हमने बता दी, है ना। बेचना क्या है? एक क्रिया है, भाई हम फल बेच रहे हैं, क्रिया है। यह मकान बिकाऊ है, अगर हम कहते हैं कि मुझे यह मकान बेचना है, ठीक, तो बेचने की बात हो गई, मैं एक क्रिया की बात कर दिया। लेकिन उसी क्रिया का अगर विशेषण बताना है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? यह मकान क्या है? बिकाऊ है, उस क्रिया की विशेषता हो गई। अव्यय, आगे अगला, ऊपरी ऊपरी, पीछे पिछला, है ना, तो उस तरह से
इसके क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय से ही विशेषण के शब्द बनते हैं। कुछ और विशेषण शब्दों की रचना आइए देखते हैं। संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना। अब मामा क्या है? संज्ञा शब्द है ना। और हम कहें कि जैसे मान लीजिए मामा है, संज्ञा शब्द है। अब ममेरा यानी यह मेरा ममेरा भाई है। भाई की तो बात कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार, कैसे भाई की? ममेरा भाई की, फुफेरा भाई की, चचेरा भाई की बात कर रहे हैं। तो मामा में जब विशेषण लग जाता है तो वो मामा का ममेरा हो जाता है। चमक का चमकीला हो जाता है। भारत भारतीय, चाचा चचेरा, आदर आदरणीय, शरीर शारीरिक। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने विशेषण संज्ञा शब्दों से ही विशेषण बनाते हैं। सर्वनामों से विशेषण की संज्ञा। यह, ऐसा, कौन, कैसा, मैं, मेरा, वह, वैसा, तुम, तुम्हारा ना। क्रिया द्वारा भागना, भगोड़ा, घूमना इत्यादि से बनते हैं। ठीक है। आइए हम देखते हैं कि विशेषण की तुलना, गुण या दोषों की तुलना करने से विशेषण की अवस्था कहा जाता है ना। विशेषणों की तुलना, गुण या दोष की तुलना करने को विशेषण की अवस्था कहा जाता है। विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आपके प्रश्न बन सकते हैं कि विशेषण की कुल कितनी अवस्था होती है? तो आप कहेंगे विशेषण की कुल 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। आइए हम देखते हैं कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था किसे कहते हैं। आपने इसको अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा, है ना। तो उसी तरह से अब मूलावस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, एकदम नॉर्मल प्रयोग होता है, किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। अब हम कहें कि नेहा परिश्रमी है, तो हमने नेहा की विशेषता बताई, ये क्या है? ये मूल अवस्था है ना, मेन वो बात है। लेकिन अगर हम कहें कि नेहा स्नेहा की अपेक्षा ज़्यादा परिश्रमी है, तो हमने क्या कर दिया? उसमें तुलना कर दी। दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच हमने क्या कर दिया? तुलना कर दिया। तो वो क्या हो गया? उत्तरावस्था हो गया, है ना। तो मूलावस्था क्या है? मूलावस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती या नहीं की जाती है। जैसे नेहा परिश्रमी है, सुरेंद्र मोटा है। उत्तरावस्था, जब किसी विशेषण द्वारा दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना करके एक न्यूनता या अधिकता बतलाई जाती है तो वह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। भी जैसे हमने बताया कि नेहा परिश्रमी है, ये मूल अवस्था है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें दो व्यक्तियों के साथ, नेहा और स्नेहा के साथ तुलना करते हैं कि नेहा स्नेहा की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा परिश्रमी है ना। यहाँ पे तुलना की बात आ गई, दो व्यक्तियों के बीच की बात आ गई, यहाँ पे क्या हो गया? उत्तरावस्था आ गया। फिर कहें उत्तमावस्था किसे कहते हैं? जब दो से अधिक व्यक्तियों या प्राणियों या वस्तुओं के में से किसी अधिक विशेषता का निर्धारण किया जाता है, उसे यहाँ विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। इसमें शब्द के अंत में तम जुड़ता है, ठीक है, या सबसे सब में सर्वाधिक। यानी अब आप मूलावस्था में यानी किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है, ना साधारण बात कर रहा है। उत्तरावस्था में एक से दो व्यक्तियों के बीच तुलना की बात कर रहा है। तीसरा अवस्था में क्या कहता है, यानी उत्तमावस्था में क्या कहता है कि जब उन दो से अधिक की बात करने लगे, है ना, तो उसको जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड की बात हो गई, है ना, तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, यानी उत्तमा अवस्था में तम की बात हो जाती है। सर्वाधिक यानी सबसे अच्छा, एक तो अच्छा है, एक बहुत अच्छा है, और एक क्या है? बहुत बहुत अच्छा है ना। तो अगर श्रेष्ठ एक शब्द ले लीजिए, तो अगर मूल अवस्था में बात करें तो श्रेष्ठ हो जाएगा, और उत्तरावस्था की बात करें तो श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर हो जाएगा, और उत्तमावस्था में बात करें तो श्रेष्ठतम हो जाएगा, है ना। तो उसको हम कहते हैं उत्तम। आप लोग ये विशेषण की 3 अवस्थाओं को याद रखिएगा, है ना। विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे अगर सुंदर शब्द है तो सुंदर, सुंदरतम,
सुंदर मूल अवस्था हो गया, सुंदरतर उत्तरावस्था हो गया और सुंदरतम उत्तमावस्था हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि किसे कहते हैं। धन्यवाद।